ऐसे हारने से काम नहीं चलेगा कविता। आगे बढ़, आगे बढ़ कविता, आगे बढ़, आगे बढ़। चल कविता, कविता आगे बढ़, आगे बढ़ कविता, आगे बढ़, आगे बढ़ कविता, आगे बढ़, आगे बढ़ कविता। चल कविता, चल, चल कविता। प्रवीण, तू अपनी बहन को कमजोर बना रहा है। ऐसा करेगा तो लड़ना कैसे सीखेगी? मैंने देखा तूने ग्रिप ढीला किया था। कविता, अपना जिंदगी का जंग खुद लड़ना पड़ता है बेटा। अपना जीत का रास्ता तुझे खुद बनाना होगा। कविता, प्रवीण, प्रवीण, कविता, कहाँ मर गए दोनों? है? अपने बच्चों को काहे कोस रहे हैं? कोस रहे हैं? इतना देर से ग्राउंड में इंतजार कर रहे हैं, काहे नहीं भेजो प्रैक्टिस करने के लिए? हम काहे रोकेंगे? अरे क्या हुआ? बाबा, भैया गिर गए थे, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बैठा हो इसे, हम अभी हल्दी लेकर आते हैं। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। हम तुम दोनों का गेम पर मेहनत कर रहे हैं ताकि स्कूल का कबड्डी टीम में तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए, और तुम कबड्डी तो तब खेलेंगे ना जब ढंग का खुराक मिलेगा। आओ बैठो। और वैसे भी आप कौन सा खिलाड़ी बन गए? हाँ, नहीं बन पाए खिलाड़ी, काहे कि हमारा बाप हमको प्रोत्साहन नहीं दिया। लेकिन तुम ऐसी माँ हो ना जो नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चों का नाम हो दुनिया में। सपने दिखाना बंद कीजिए, और इस खेल से वैसे भी किसी का पेट नहीं भरने वाला। अरे कविता बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? बाबा, आप भैया से अभी भी नाराज हैं? बाबा, भैया कबड्डी प्लेयर नहीं बनना चाहते, इसलिए वो प्रैक्टिस से भागते हैं। और तू कबड्डी प्लेयर बनेगी ना बेटा? तू अपने बाबा का सपना पूरा करेगी ना? हाँ बाबा, पर आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए बाबा। हम अंदर से टूट रहे हैं बेटा। हम तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए ना, इसलिए शराब पी लेते हैं। पर प्रॉमिस, तू जिस दिन बड़ा कबड्डी प्लेयर बनेगी ना, हम शराब छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। औरतें आमतौर पे सहनशील होती हैं। कई बार अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों को औरतें चुपचाप सह लेती हैं, और अगर नहीं तो उन्हें चुप कर दिया जाता है। तो ये कविता की कहानी क्या थी? उसका ये हाल किसने किया? ये उसके चुप रहने का अंजाम था या कुछ बोलने की सजा मिली उसे? कविता बचपन से अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके संघर्ष की वो एक रात इतनी काली थी जिसकी वहशत से अगला सवेरा भी कांप उठा।
सांसें चल रही हैं। तुरंत गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्विक। सर ये देखिए ड्रैगिंग के मार्क्स, सीधे जंगल से सड़क की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये लड़की जंगल से रोड तक सरकते सरकते आई हो। ड्रैगिंग के मार्क्स यहीं से शुरू होते हैं, इसके आगे कहीं भी ड्रैगिंग के मार्क्स नहीं है। लगता है घटना यहीं घटी है। उधर शराब की बोतलें और खाना देखकर लगता है किसी शराबी जुआरी ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कोई रैंडम ऑफेंडर लड़की के हाथ पैर बांध के ऐसे क्यों छोड़ेगा? फिर भी इस तरह के सभी लोगों को राउंड अप करो और लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। सर लड़की की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आई डोंट नो कि वो बचेगी भी या नहीं। बहुत ब्रुटैलिटी हुई है सर उसके साथ, गैंग रेप हुआ है उसके साथ सर। सर जब लड़की को एडमिट किया गया था उसके कपड़े गीली मिट्टी से सने हुए थे, जिससे रेपिस्ट का डीएनए वाइप आउट हो गया। सर बहुत टॉर्चर हुआ है उसके साथ। उसकी बॉडी को जगह जगह से काटा गया है, उसमें नमक मिर्ची छिड़की गई है सर। कई जगह तो सिगरेट बर्ड से जलाने के निशान है सर। सच टेरिबल केस। सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लड़की ने अपने सांसें नहीं टूटने दी। लड़की वाकई बहुत हिम्मत वाली है, तभी तो इतनी बुरी हालत होने के बावजूद खुद को 200 मीटर ड्रैग करते हुए रोड तक आ गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्रिमिनल्स ने उसको इतना टॉर्चर किया, फिर उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया होगा? ए लड़की, ए चल निकल, छोड़ दिया तुझे, जा जा। अपने 2 लोगों की 12-12 घंटे की ड्यूटी यहां पे लगाओ। ये लड़की मुझे 24 घंटे। सिस्टर, इनका हाथ ऐसे ऐसे सीधा करना है ऐसे। राकेश फोटो लो। ये जो टैटू है इसमें किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में शायद ये कोई शब्द है, मे भी किसी का नाम हो। देखो किसी मिसिंग कंप्लेन में इस तरह के टैटू का जिक्र है क्या? क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए हमें इस लड़की की पहचान पता करना बहुत जरूरी है। पापा का सपना था कि तो स्कूल की कबड्डी टीम में चुनी जाए, लेकिन अब हाल ये है कि स्कूल का फीस नहीं भरा तो स्कूल से नाम कट जाएगा। भैया क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ कोई और काम ढूंढ ले? बाबा का सपना भी तो पूरा करना है।
हम दोनों मिलकर माँ का हाथ बटाएंगे। तो ऊपर वाला बड़ा है निर्दयी। अब इस उम्र में तुझे विधवा कर दिया, ऊपर से दो बच्चों का भार। उसे तू ना चिंता मत कर, हम सब सही कर देंगे तेरे साथ। तू ही पहुंचाए हमें इस हाल में, लेकिन तेरे इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये रस्सी डल गई, इसकी ऐंठन खत्म नहीं हो रही। तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। दोबारा हमारी अम्मा को हाथ लगाए ना, नामट बना देंगे तुमको। देख लूंगा तुम सबको, भाई भाई को तरस दोगे तुम सब। डॉक्टर! क्या हुआ? तुम इंजेक्शन रेडी करो फटाफट। इस केस से जुड़ी कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं मिली और उस लड़की की आइडेंटिटी पर भी कोई लीड नहीं मिल रही है। मैंने पता किया, उस लड़की के हाथ में जो टैटू है वो कन्नड़ में वेंकट लिखा है। हो सकता है किसी आदमी का नाम हो जो उसके बहुत अजीज हो। सर, हो सकता है वो लड़की कर्नाटका से यहाँ आई। मानसी, एक काम करो, उस लड़की की फोटोग्राफ साउथ इंडिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स में सर्कुलेट करो। यस डॉक्टर। व्हाट? कोमा में चली गई? डॉक्टर, जल्द से जल्द उस लड़की को कोमा से बाहर लाइए, इससे पहले कि क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड हो जाएं। उसका स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकती कि मैं लड़की को बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी। ओके सर। चलो अम्मा, हम बाजार से सब्जी ले आएंगे और बाकी ये क्या किया तूने? कहा था ना तुझे अपनी बेटी को काम पर मत लेके आना। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ बेटा, तू थोड़ा ध्यान रखा कर। ऐसी गलती होगी तो कौन काम पे रखेगा बता। एक काम भी छूट गया ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि तुझे घर पर कैसे अकेले छोड़ के जाऊं। मम्मी, मैं अकेली रह लूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी खराब है। मुझे आज भी याद है कि मैंने कितना सहा जब मैं छोटी थी। कविता का एक संसार था, लेकिन मुश्किल के वक्त में वो अकेले लड़ रही थी अपनी मौत के साथ। पुलिस को लग रहा था कि वेंकट कविता का कोई अजीज होगा, लेकिन अब तक पुलिस ऐसे किसी वेंकट को नहीं ढूंढ पाई थी जो कविता को जानता हो। कविता के गुनहगार उसके अपने थे या कोई गैर? दूर मुझसे, रिया बेटा, उठो बेटा, कुछ खा लो। आ जाओ, उठो बेटा, उठो। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। रिया, ऐसे रोते नहीं है। मैंने कहा ना मम्मी जल्दी आ जाएगी, कुछ खा लो। नहीं, आप रोज झूठ बोलते हो, मुझे मम्मी के पास जाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें मोबाइल पर कार्टून दिखाती हूँ, फिर खाओगी। सर, मैं नंदा, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। वो जब मैंने कविता की फ़ोटो देखी, कविता मेरी किराएदार है और यहाँ अपनी बच्ची के साथ रहती है। इधर आओ बेटा। सर, वो जब से कविता गई है
तब से ही ऐसी डरी डरी सी ही रहती है। कविता का पति कहाँ रहता है? वो यहाँ नहीं रहता। कविता ने बताया था कि वो उससे पहले से ही अलग हो गई है। कविता के पति का नाम क्या है और कविता कहाँ की रहने वाली है? उसके पति का नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, कविता झारखंड की रहने वाली है। अच्छा, कविता के हाथ पे ना एक टैटू है जिसमें कन्नड़ में लिखा है वेंकट। आप किसी ऐसे वेंकट को जानती हैं जिसको कविता जानती हो? नहीं सर, मैं कविता के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अभी 4 महीने पहले ही वो यहाँ रहने के लिए आई थी। पर हाँ, उसका एक बड़ा भाई है और आखिरी बार वो उससे ही मिलने के लिए गई थी। हाँ कविता? दीदी मैं अपने बड़े भैया से मिलने जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। आप तब तक रिया का ध्यान रखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे से रहना। बाय बेटा। बाय। लेकिन वो आई ही नहीं, और जब मैंने यहाँ की पुलिस को बताया तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। कविता का भाई रहता कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। कविता का नंबर तो होगा आपके पास? हाँ है। कविता के घर की तलाशी लो। हो सकता है कविता के घर में उसके पति और पति से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। ललिता जी, आपको किसी पे शक है जो कविता का ही हाल कर सकता है? हाँ सर, एक आदमी है मंगल, और मैंने उसके बारे में पुलिस को भी बताया था। पर 2 महीने हो गए, पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। ढूंढ नहीं पाए मतलब? ये कौन है मंगल? क्या किया था इसने ऐसा? सर, 1 नंबर का नशेड़ी है। पूरा मोहल्ला उससे परेशान रहता है। बेटा, आप अकेले खेल रही हो? चलो मेरे साथ मेरे घर, हम साथ में खेलेंगे। मुझे नहीं आना। बहुत सारी चॉकलेट है बेटा। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम दोनों को अभी अंदर करवाती हो। रुको। ठीक हो तो? लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो ये मंगल कौन है, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। मम्मा, मम्मा। सर, गाजियाबाद पुलिस से मंगल और उसके दोस्त पिंटू का फोटो मिला है। कविता के गायब होने पर नंदा ने इन्हीं दोनों पर आरोप लगाया था। मंगल, मंगल, पुलिस कविता के घर तक आ पहुंची है। मंगल और पिंटू की तलाश के साथ साथ हमें यह भी पता लगाना होगा कि कविता का पति इस वक्त कहाँ है। कविता आखिरी बार अपने भाई से मिलने गई थी तो कहाँ गई थी? और कविता का पति और उसका भाई कविता की पहचान के लिए आगे क्यों नहीं आए? कविता के घर से हमें ये 2 फोटोग्राफ मिले थे। हमें यह भी पता लगाना होगा कि कविता के साथ इनका क्या रिश्ता है। रिया बेटा, आप इनको जानते हो? कौन है ये? ये मेरे पापा है। अच्छा, तो ये आपके पापा हैं। बेटा नाम क्या है इनका? संपत। अच्छा बेटा, आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं रहते? रिया, जो मैं कह रही हूँ उसे हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कोई भी छूता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस इरादे से छू रहा। अगर कोई तुम्हें यहाँ छुए या ऐसे पकड़े तो समझ लेना वो ठीक नहीं है, गलत है। वहां से भाग जाना या मदद के लिए जोर से चिल्लाना, ठीक है? ये क्या ज्ञान दे रही है तू इसको? रिया, तुम अंदर जाओ। मैं तो रिया को अच्छा ही ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन आप क्या सिखा रहे हो रिया को? शराब पीकर घर आते हो, बीवी के रहते हुए पराई लड़कियों पे आंखें काटते हो। रिया पे क्या असर पड़ रहा है, कभी सोचा है आपने? चुप कर। तुझे अगर मेरे से इतनी दिक्कत हो रही है ना तो छोड़ के चली जा। क्यों पड़ी है हमें? हाँ, जल्दी चली जाऊंगी। वैसे भी ऐसे माहौल में मैं अपनी बेटी को नहीं पालना चाहती। जबान लड़ाती है। अच्छा बेटा, जब आप अपने पापा के साथ रहती थी तो कहाँ पर रहती थी? वो भगवती नगर। भगवती नगर में बेटा कहाँ पर? आपको पता मालूम है? अच्छा बेटा,
ये कौन है, इनको जानते हो? ये मेरे प्रवीण मामा है। तो बेटा ये जो साथ में है ये आपकी मामी होंगी, है ना? हाँ, सुजाता मामी। बेटा आपकी नंदा आंटी ने बताया था कि आपकी मम्मी आपके प्रवीण मामा से मिलने गई थी। आपको पता है वो क्यों गई थी? और आपके प्रवीण मामा और मामी कहाँ पर रहते हैं? पता नहीं। आपके प्रवीण मामा और मामी का कभी कोई झगड़ा हुआ था? चॉकलेट? नहीं, ये ऐसे नहीं मिलेगी। पहले मामा को ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ये मामी, आपको पता है मैंने कल ड्राइंग बनाई। अच्छा, चलो दिखाओ मुझे। भाभी चाय 2 मिनट में आई। अरे कविता, तुमने रिया का एडमिशन कराया ना स्कूल में? वो भैया दाखिले से पहले बच्चे के माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं। इसके लिए हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। बस कैसे भी करके उसका वहाँ दाखिला हो जाए। भैया हमारा स्पोर्ट्स भी है। अच्छा। अब हम तो कबड्डी प्लेयर बन नहीं पाए, पर रिया हमारे बाबा का सपना जरूर पूरा करेगी। अच्छा है ना? बनेगी ना तो कबड्डी प्लेयर? हाँ मम्मा, मैं बहुत बड़ी कबड्डी प्लेयर बनूंगी। ओह अच्छा, तो आपकी मम्मी आपको कबड्डी प्लेयर बनाना चाहती है ना? स्ट्रॉन्ग गर्ल। अच्छा बेटा, आपकी मम्मी के ना यहाँ पर हाथ पर बेटा ये एक कन्नड़ में ना एक नाम लिखा है, वेंकट। बेटा आप बता सकते हो ये वेंकट कौन है? जी नमस्ते साहब, हम आपका जुगाड़ सेट कर दिए साहब, रात को पहुंच जाएगा आपके पास। जी साहब, हमारा भी ख्याल रखिएगा। सर, कविता का फोन 7 अगस्त को मीरा बाग में स्विच ऑफ हुआ और कविता हमें 11 अगस्त को डीवी कॉलोनी की बैक रोड पर मिली। डॉक्टर का कहना है कि कविता के साथ कई दिन तक गैंगरेप किया गया है। पॉसिबल है 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक लगातार कविता को टॉर्चर किया जा रहा हो। अच्छा, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स में कविता के पति संपत, उसके भाई प्रवीण और वेंकट के नंबर मिले क्या? इनके नंबर्स तो नहीं मिले, लेकिन सुजाता का नंबर मिला है। सुजाता ये कविता के भाई प्रवीण की वाइफ? यस सर। सर, ये नंबर पुरानी बस्ती मोहल्ला नीमसराय के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। एक और बात सर, सुजाता का नंबर 7 अगस्त को मीरा बाग में स्विच ऑफ हुआ और अभी तक बंद है। सुजाता और कविता का फोन एक साथ एक लोकेशन पे स्विच ऑफ होना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सुजाता से अच्छे से पूछताछ करनी होगी। और रिया ने हमें बताया कि जिया अपनी माँ और पिता संपत के साथ भगवती नगर में रहती थी। एक काम करो, भगवती नगर में संपत का फोटो सर्कुलेट करो, शायद संपत को लेकर वहां से कोई लीड मिल जाए। कविता और संपत 4 महीने पहले अलग हुए थे। पॉसिबल है ये संपत कविता के साथ इन 4 महीने से फोन कांटेक्ट में ना हो। कविता के 4 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसमें शायद हमें संपत, प्रवीण और वेंकट के नंबर मिल जाए। सर, यहाँ तो अक्सर ताला ही लगा रहता है। सुजाता बहुत कम ही रहती है यहाँ पे। और उसका पति प्रवीण, वो नहीं रहता यहाँ पे? उसका तो कोई पति है ही नहीं। पति नहीं है? हमें तो पता चला कि ये उसका पति है। इसे तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। और ये कविता नाम है इसका? इसे भी नहीं देखा। सुजाता की फैमिली में और कौन कौन है? उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेले ही रहती है। और जब भी आती है तो नए नए आदमी आते जाते रहते हैं। हमने तो सुना है वो धंधा करती है। What? सुजाता एक प्रोस्टिट्यूट है? कविता और सुजाता का फोन एक साथ 7 अगस्त को मीराबाग में स्विच ऑफ हुआ था। मैंने कहा था ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सुजाता इस वक्त हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। हमें सुजाता और प्रवीण दोनों को ढूंढना होगा। और थोड़ा देना, बाद में दूंगा भाई। अरे मंगल मांग रहा है। देख पुलिस, अबे मांग।
ये बोल, कविता के साथ क्या क्या किया तूने और मंगल ने? अब मैंने कुछ नहीं किया कविता के साथ। वो मंगल ने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता सर। मंगल का है? मैं नहीं जानता सर मंगल का है। जब तक ये मंगल का पता ना बता दे ना, कुत्ता साले को। साहब मैं सच मैं नहीं पता साहब। सर, स्कॉट सर्विसेज के एक वेब पोर्टल पर सुजाता का फोटो मिला, ये देखिए। बुक करो इसे और ट्रैप करो। संपत के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके झारखंड वाले घर में भी ताला लगा हुआ है। झारखंड पुलिस से पूछा तो पता चला कि संपत दिल्ली के किसी बार में वेटर है, लेकिन कौन से बार में ये नहीं मालूम चला। तो मालूम करो संपत क्यों और किस मकसद से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस केस का राजदार है? चलें। नहीं सर, आप जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करती थी। वो तो कविता का भाई प्रवीण इस्तेमाल करता था सर। तो प्रवीण कहाँ है? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। देखो, हमें पता चला है कि तुम प्रवीण की वाइफ हो। हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और प्रवीण तो किसी का पति बन ही नहीं सकता। क्यों? सर वो नामर्द है सर। प्रवीण नामर्द है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, इसीलिए तो वो सबसे अपनी पहचान छुपाता रहता था। लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं था सर, उसे नामर्द बना दिया गया था। मतलब? कविता और उसका परिवार झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वहाँ पे ज़मीन के विवाद में कोई नारायण नाम का आदमी, उसने उसके बाप को मरवा दिया, और उसी आदमी ने उसकी माँ का रेप करने की भी कोशिश की। दोबारा हमारी अम्मा को हाथ लगाए ना, नामर्द बना देंगे तुमको। इसी बात का बदला लिया था वो लोग ने प्रवीण से। सर ये सब मुझे प्रवीण ने बताया था, कैसे वो लोगों ने उसको एक दिन अगवा भी कर लिया था। नामर्द बनाएगा? ये क्या कर रहे हो? नहीं। आज बताता हूँ कौन किसने नामर्द बनाया। सर उन दोनों के साथ कभी कुछ सही नहीं हुआ। वो बेचारे अपनी माँ को लेकर शहर आ गए। हमारे पड़ोस में ही रहते थे। उसकी माँ और उसकी बहन घर घर जाकर काम करके अपना गुजारा कर रहे थे वो लोग। और इस हादसे के बाद तो प्रवीण जैसे डिप्रेशन में चला गया था। कई सालों तक तो हमें लगता था कि प्रवीण को कोई दिमागी बीमारी है, वो इतना चुप चुप रहता था। सर कविता ने मुझे कभी नहीं बताया कि प्रवीण के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं मन ही मन प्रवीण को पसंद करती थी। और फिर एक दिन मैंने उसे बाजार में इसे देखा। जब उसकी माँ गुजर गई और कविता की भी शादी हो गई, उसके बाद तो प्रवीण और भी अकेला हो गया था। लेकिन मैंने एक सच्चे दोस्त के नाते उससे मिलना बंद नहीं किया। वो तो कविता की बेटी और उसके पति को भी अपनी सच्चाई नहीं बताया। उन्हें यही लगता है कि मैं उसकी बीवी हूँ। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि प्रवीण कहाँ है। सर कई महीनों से मैं प्रवीण से नहीं मिली हूँ। कविता का पति कहाँ है अब? इस बारे में मुझे नहीं पता सर। कविता कौन से गांव की रहने वाली है? गोदा गांव के रहने वाले हैं वो लोग। कविता के हाथ में यहाँ टैटू है एक, जिसमें कन्नड़ में लिखा है वेंकट। ये वेंकट कौन है? मुझे नहीं पता सर। पता करो इस सुजाता की कहानी में कितनी सच्चाई है, या ये फिर अब भी हमें घुमा रही है। झारखंड पुलिस से कांटेक्ट करो। सर पल्लवी नाम की एक लॉयर है, कविता के बारे में कुछ बात करना चाहती है। पल्लवी? सर मैं वेकेशन पे गई थी, वापस आई तो पता चला कविता के साथ इतना सब कुछ हो गया। आप कविता को कैसे जानती हैं? मेरी क्लाइंट है वो सर। कविता क्लाइंट है आपकी? जी सर। कविता का रेप हुआ था सर, और वो चाहती थी कि मैं उसका केस लड़ूं। किसने किया था? रामबाग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मुकेश ने सर। कविता उसके घर पे काम करती थी और इसी ने कविता का रेप किया सर। एक पुलिस कांस्टेबल ने कविता का रेप किया था? जी हाँ सर, और उसके पति ने भी उस बेचारी का साथ नहीं दिया सर। ये आंसू बहा के मत दिखा। हाँ क्या भरोसा, तू खुद सोई हो उसके साथ जाकर, और जब मन भर गया और लगा कि मुझे तेरे इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो नाटक कर रही है। कैसे आदमी आप?
मेरे साथ इतना सब गलत हुआ और मुझ पे ही लाछन लगा रहे। तो तेरी क्या आरती उतारूं मैं? चुप करके बैठ जा। और है ना, तू जानती है ना वो कितना पावरफुल आदमी है, कुछ नहीं कर सकती तू उसका। मैं चुप नहीं रहने वाली, चाहे आप मेरा साथ दे या ना दे, मैं इंसाफ लेके रहूंगी। तुम्हारा रेप हुआ 16 फ़रवरी को, तुम पुलिस स्टेशन पहुंची 18 फ़रवरी को। 2 दिन क्यों चुप रही कविता? मैं बहुत डर गई थी मैडम, मुझे लगा कि मेरे पति मेरे साथ थाने चलेंगे, लेकिन मैं उस कांस्टेबल के बड़े साहब से भी थाने जाके मिली, लेकिन वो बोले कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट वाले कहा कि मेरा रेप ही नहीं हुआ। तुम्हारा रेप होने के 2 दिन बाद तुम्हारा मेडिकल हुआ था ना, तो इसीलिए शायद मेडिकल रिपोर्ट में रेप कंफर्म नहीं हुआ होगा। और तुम आई भी तो मेरे पास रेप होने के 1 महीने बाद। तो क्या आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे? उसकी आंखों में सच्चाई थी सर। ये केस मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं कविता का केस लड़ूंगी। आप जो ये कह रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? इससे बड़ा क्या सबूत होगा सर? जब से मैंने कविता का केस लिया मुझे धमकियां मिल रही हैं। देख वकील, कविता का केस छोड़ दे, अगर उसका केस लड़ा तुझे रेप करके काट देंगे हम। कौन थे वो लड़के? उन दोनों की शक्ल नहीं देख पाई सर, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, पर हाँ मैंने बाइक का नंबर नोट किया सर, क्रॉस चेक भी किया मैंने आरटीओ से, नंबर प्लेट फेक था सर। मुझे यकीन है सर, ये दोनों भेजे हुए गुंडे ये मुकेश के ही थे। आज कविता भले ही कॉमा में है सर, लेकिन मैं उसकी लड़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आपसे बस यही उम्मीद है कि कविता को इंसाफ दिलाते टाइम आप ये नहीं देखेंगे कि आरोपी आप ही की तरह एक पुलिस वाला है। चल रही तुरंत गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्विक। बहुत ब्रुटैलिटी हुई है सर उसके साथ, गैंग रेप हुआ है उसके साथ सर। मैंने पता किया, उस लड़की के हाथ में जो टैटू है कन्नड़ में वेंकट लिखा है। कविता मेरी किराएदार है और यहाँ अपनी बच्ची के साथ रहती है। देखो, हमें पता चला है कि तुम प्रवीण की वाइफ हो। हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और प्रवीण तो किसी का पति बन ही नहीं सकता सर, वो नामर्द है सर। कविता का रेप हुआ था सर। किसने किया था? रामबाग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मुकेश ने सर। ये क्या किया तूने? कहा था ना तुझे अपनी बेटी को काम पर मत लेके आना। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ, आखिरी बार बोल रही हूँ, इसे काम पे मत लेके आना। अरे इतना अच्छा शोपीस तोड़ दिया, देखो तो। बच्चे को क्यों डांट रही हो तुम? है छोटी सी चीज तो तोड़ी है। तू टेंशन मत ले, चाय बना के ला मेरे। जी सर। सर, हमने इस केस को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था। कविता के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, सरासर झूठ बोल रही थी वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कांस्टेबल मुकेश को बचा रहे हो? सर, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी पता चला है कि कविता के साथ गैंग रेप हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये साबित नहीं हुआ था कि मुकेश ने कविता का रेप किया था, बल्कि उसके पति ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। क्या है ना साहब, मेरी बीवी हमारी बेटी को अंग्रेजी मीडियम में भेजना चाहती, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाने में लगी रहती है साहब। मतलब असल में कोई रेप नहीं हुआ उसके साथ? वो बोल तो रही है उसका रेप हुआ है, पर मुझे नहीं लगता। सर, जब कविता का हस्बैंड ही उस पर डाउट कर रहा था, हम भरोसा कैसे करते? और सर, उसके मेडिकल रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि उसके साथ रेप हुआ था। नहीं सर, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सर, दरअसल क्या है कि कविता की बेटी ने हमारे घर में एक कीमती सामान तोड़ दिया। मेरी बीवी उदिता ने उसकी बेटी को डांट दिया। बस सर, इसी खुंदक में उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन उसके पति ने तो स्टेटमेंट दिया है कि वो ये सब करके तुमसे पैसा वसूल करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेटमेंट देने के लिए तुमने उसके पति को खरीद लिया था? सर, मैंने ऐसा ना तो किया है और ना ही मेरे खिलाफ कोई ऐसा आरोप साबित हुआ है। इनफैक्ट मैं तो छुट्टी लेके चला गया था जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और फाइनली सच्चाई निकल कर आई सबके सामने और मुझे मेरी वर्दी वापस मिल गई। पर उसने कसम खाई थी तुम्हारी वर्दी उतरवाने की। वो भी कोर्ट में जाना चाहती थी तुम्हारे खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी डर की वजह से तुमने? सर, मैं अभी भी रेडी हूँ। आप जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ मेरे खिलाफ आती है तो मैं सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कांस्टेबल मुकेश बात कर रहा था, उससे तो यही लग रहा है कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया होगा।
I'm sure इसने कविता के हस्बैंड को भी खरीद दिया होगा। सर हो तो ये भी सकता है कि कांस्टेबल मुकेश ने मंगल की रंजिश का फायदा उठाकर ये कांड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सर कविता का फोन मीराबाग में ही बंद हुआ था और सर उसी दौरान वहाँ की पुलिस को एक किन्नर की लाश मिली थी। सर इसका फोटो है। सर इस लाश की पहचान नहीं हो सकी थी, इसलिए इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सर इस लाश का चेहरा कविता के भाई प्रवीण से हूबहू मिलता है और सर प्रवीण भी तो किन्नर ही था। इसका मतलब सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि कविता का भाई प्रवीण भी क्रिमिनल्स के टारगेट पे था। जी सर, सुजाता ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी सही थी सर। 12 साल पहले कविता के पिता सुबोध की हत्या हुई थी, जिसका प्राइम सस्पेक्ट नारायण ही था। लेकिन सर पुलिस को नारायण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। पर क्या 12 साल पुराने उस हादसे का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है? शक के आधार पर पुलिस नारायण को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 12 साल पहले हुए गुनाहों से ज्यादा उसने मौजूदा वक्त में बर्बरता देखी। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में उसने ज्यादतियों के पहाड़ ढोए हैं। बचपन में उसकी मासूमियत पर वार किया गया और शादी हुई तो पति की घरेलू हिंसा का वार किया गया। बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसने काम शुरू किया तो उसकी अस्मिता पर वार किया गया। क्या उसे किसी भी मोड़ पर इंसाफ मिलेगा? इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था और उसका शरीर ही नहीं, अब उसकी आत्मा भी चोटिल थी। उसकी बची कुछ ही सांसें भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई जारी रख पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। क्या उसके गुनहगार उसके अटूट हौसले से भी ज्यादा ताकतवर थे? राकेश, 7 अगस्त को कविता को अपनी किस पार्टी के पास भेजा था तूने जिसने उसका यह हाल किया? साहब मैं मानता हूँ मैं गलत आदमी, ये लड़कियों का धंधा करता हूँ, पर साहब मैंने कविता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कांस्टेबल मुकेश से कितने पैसे लिए तूने? साहब मैंने कोई पैसे नहीं लिए साहब। तो तुझे यकीन था कि कविता का रेप नहीं हुआ? आप तब यकीन नहीं था, पर अब लग रहा है बहुत बुरा हुआ उसके साथ साहब। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ साहब। सच बोलो, माँ कसम साहब। वेंकट कौन है? वेंकट? हाँ वेंकट, कविता के हाथ पे कन्नड़ में लिखा है वेंकट। कौन है ये? हाँ साहब, वो कविता के कलाई पे साउथ इंडिया भाषा में कुछ लिखा तो था, पर साहब मुझे नहीं पता वो वेंकट लिखा था साहब। साहब वो बोली थी वो शादी के पहले का लिखा था, उसकी माँ के साथ कर्नाटका गई थी तो मंदिर के बाहर गुदवाया था। ये मंगल तेरे रैकेट का हिस्सा है ना? मैं नहीं जानता साहब किसी मंगल को। सर मेरा फ़ोन आया था सर, मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर गया था, इतने में समझ नहीं आ रहा कौन अंदर गया। तुम्हारे इस फोन और 2 मिनट के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज निकलो। सर इसने सर कपड़े तो वार्ड बॉय के पहने हैं, लेकिन ये हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है सर। इस आदमी की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो ये कौन है। हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो ये आदमी कहां से आया, किस डायरेक्शन से आया और किस डायरेक्शन में भागा। क्विक! सर फोन ट्रेस हो गया है, उसकी लोकेशन।
मानसी चलो हो जाओ शुरू। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। पहले हमने उसके भाई को मारा। और फिर उसे उठा के अपने फार्म हाउस ले गए। 2 दिन तक हमने उसे बहुत तड़पाया, फिर उसे छोड़ दिया। चल निकल, छोड़ दिया तुझे। हमने सोचा कहीं उसने मुंह खोल दिया तो, इसलिए उसको फिर से उठा लिया और उसके साथ हमने तो सोचा वो मर गई होगी, लेकिन वो जिंदा बच गई। फिर हमने सोचा कि वो हॉस्पिटल में मर जाएगी, लेकिन फिर हमने सोचा उसे हॉस्पिटल में ही मार देते हैं। इसलिए मैंने अपने ड्राइवर चंपक को भेजा। और ये सब तुमसे पल्लवी ने करवाया ना? हाँ। मैं नहीं जानती इसे। 2 लड़कों ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ। जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। सर एक बात है कि पल्लवी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो। हेलो। पुलिस तुम्हारे ड्राइवर का फोटो घुमा के ढूंढ रही है। ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए वो। मार के गायब करो उसे। तुम इतनी भी चालाक नहीं हो कि हमें घुमा सको। क्यों क्या है सब? मैंने ये कविता का रेप केस ये सोच कर लिया था कि अगर मैं ये पुलिस कांस्टेबल मुकेश को सज़ा दिला देती हूँ तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका केस स्टडी किया तो पता चला कविता को बेकसूर साबित करने के लिए इस केस में तो कुछ है ही नहीं, न गवाह ना सबूत। सोचा लैक ऑफ एविडेंस के चलते अगर मैं ये केस हार गई तो करियर बर्बाद हो जाता मेरा। इसीलिए मैं उस कविता को टालने लग गई थी। मैडम आप इतने दिन से बोल रही है कि कोर्ट में अर्जी फाइल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। हाँ तो टाइम लगता है ना कविता। लेकिन मुझे अभी आप पे भरोसा नहीं है। मैंने जो आपको फीस के पैसे दिए तो वो आप वापस कर दीजिए। तेवर ना जाके किसी और को दिखाना। जा नहीं करते तेरे पैसे वापस, निकल चल। मुझे मालूम था आप यही बोलेंगे, इसलिए मैंने आपका वीडियो निकाला। ये देखिए, आप देखना कि मैं क्या करती हूँ। मैंने तो उसे यही जताया कि मैं उससे डर गई हूँ। उसे बोला अपने सारे पैसे आके लेके जा। लेकिन काम वाली बाई मेरे चेम्बर में घुस के मुझे आंखें दिखा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे मीरा बाग बुलाया और बोला आके अपने पैसे लेके जा। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड गुलशन को भेजा। उसने उसे वहीं से उठाया और एक वकील के पेशे को बदनाम किया है तुमने, और तुम्हें इसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि इंसाफ की लड़ाई सौदेबाजी का व्यापार बन जाती है। सच को अक्सर मक्कारी से दबा दिया जाता है, जो हमारे मन में कानून के लिए अविश्वास पैदा करता है। यही वजह है कि पल्लवी से धोखा खाने के बाद भी कविता ने कानून का दरवाजा नहीं ठकठकाया और उसके बाद उसके छल में फंसकर अपनी जान गंवा दी। लेकिन कविता का इंसाफ आज भी अधूरा है। मंगल तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन मुकेश आज भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाया। कविता का अंत इसलिए भी दर्दनाक है क्योंकि उसकी बेटी रिया इतनी छोटी सी उम्र में अकेली हो गई। रिया का भविष्य कैसा होगा ये सोच के भी डर लगता है, क्योंकि इस दुनिया में एक बच्ची के लिए, एक औरत के लिए जैसे दिन ब दिन वहशियत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन नहीं, अब और सहन नहीं करेंगे। औरत खुद के लिए अब अपनी दुनिया बदलेगी। एक औरत ही औरत का साथ देगी, तब असल में बदलाव होगा। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए।